बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर को। डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली मोटर डिसऑर्डर्स का की एक सब कैटेगरी है। DSM-5 TR में एक चैप्टर है मोटर डिसऑर्डर्स के नाम से। तो उसमें फिर जो है वो आगे, अब मोटर डिसऑर्डर्स जैसा कि मोटर वर्ड से यू कैन अंडरस्टैंड के इसमें जो मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। अब मूवमेंट इंसानी जिंदगी के बहुत सारे कामों में होती है। इवन कि हम अगर खा रहे हैं तो हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, मुंह मूव कर रहा है, हमारे जॉज मूव कर रहे हैं। हम चल रहे हैं, हमारी टांगें मूव कर रही हैं। हम खेल रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है। हम बाइसिकल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हम बाइक राइड कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो इसी तरह जो है वो बेसिकली इवन कि हम लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं तो हमारे हाथ मूव कर रहे हैं। तो कैंची चला रहे हैं तो भी हमारे हाथ मूव कर रहे हैं। तो जब इन मूवमेंट्स में मसला हो जाता है तब हम जो है वो मोटर डिसऑर्डर्स की तरफ जो है वो शिफ्ट करते हैं। हम उसको DSM-5 TR में देखते हैं। तो मोटर डिसऑर्डर में जो है वो सबसे पहला डिसऑर्डर है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। उसके बाद फिर आगे आ जाएगा स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट डिसऑर्डर। वो हम इंशाल्लाह लेटर ऑन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम जो है वो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के बारे में जो है वो देख लेते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया है कि बेसिकली मूवमेंट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो इसके प्रोग्नोसिस पढ़ेंगे, इसकी कॉजेज को देख लेंगे, तो आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जो क्राइटेरिया ये देखते हैं DSM-5 TR का, द एक्विजिशन एंड एग्जीक्यूशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कोई चीज सीखना, और एग्जीक्यूट का मतलब होता है जब आप सीखी हुई चीज को अपनी डेली जिंदगी के कामों में इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। किसी भी स्किल को जब आप यूटिलाइज करते हैं डेली फंक्शनिंग में, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किल. So when we talk about the first A criteria, A of the diagnostic DSM-5 TR, so the acquisition and execution of coordinated motor skills is substantially below that expected given the individual's chronological age and opportunity for skill learning and use. किसी भी उम्र के हिसाब से, मतलब अगर एक 6 साल का बच्चा है तो 6 साल का बच्चा जो है वो अगर अच्छे तरीके से लिख लेता है, या 7 साल का बच्चा जो है वो लिख लेता है, या बाइसिकल चला लेता है, या कैंची चला लेता है, तो अगर वो अपनी उम्र के हिसाब से उस मोटर स्किल को ना सीख सके, और उसको अगर सीख लिया है तो उसको एग्जीक्यूट ना कर सके, इस्तेमाल ना कर सके, तब हम जो है वो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। अब वो मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? डिफिकल्टीज आर मैनिफेस्टेड एज क्लमजीनेस। क्लमजीनेस क्या होता है? बेसिकली अनाड़ीपन, कि जैसे कोई चीज आती नहीं है। कुछ होते हैं ना बच्चे, कैंची चला रहे हैं या खाना खा रहे हो, ऐसे लग रहा होता है जैसे फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। उनको चम्मच पकड़ना नहीं आ रहा, वो चम्मच पकड़ के मुंह की तरफ लेके जाना नहीं आ रहा। देयर आर सम, they are facing some motor problems, they are some facing some movement related problems. तो वो क्या होगा? अब जिस तरह ड्रॉपिंग और बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या चीजें जो है वो गिरा देते हैं। और बम्पिंग, बम्पिंग का मतलब होता है कि टकरा जाना किसी चीज के साथ, या वो भी टकराते फिर रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा है, चले यहाँ से जाके वहां पे जाके गिर गए, वहां पे जाके गिर गए, या उन्होंने कप पकड़ा हुआ है, ग्लास पकड़ा हुआ है, तो वो गिराते फिर रहे होते हैं जगह जगह, ठीक है। या फिर वो चीजों में टकरा रहे होते हैं। इधर डेस्क के साथ बच्चे स्कूल में आमतौर पर, अगर कोई डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के साथ बच्चा है तो उसकी मूवमेंट ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा? कभी किसी चेयर के साथ टकरा रहा होगा, कभी किसी डेस्क के साथ टकरा रहा होगा, कभी बच्चों के साथ टकरा रहा होगा, कभी प्लेग्राउंड में गिर रहा होगा, कभी टीचर के साथ टकरा रहा होगा। तो ही और शी विल फेस लॉट मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मूवमेंट। तो हो ये होगा जी, ठीक है। क्लमनीनेस होगी। उसके बाद जिसमें हम ड्रॉपिंग और बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स, यानी चीजों को गिरा देना या चीजों से टकराना, एज वेल एज स्लोनेस, स्लो होगा वो, उसकी मूवमेंट स्लो होगी, इनएक्यूरेट होगी, इनएक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मोटर स्किल्स, या मोटर स्किल्स में जो है वो उनकी अच्छे तरीके से, वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा होगा। मोटर स्किल्स कौन सी होती है? कैचिंग एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल DSM-5 TR में ये एग्जाम्पल दी हुई है कि कैचिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग सीजर्स और कटलरी, बर्तन वगैरह का इस्तेमाल करना, या
कैंची का इस्तेमाल करना या चीजों को कैच करना, बॉल को कैच करना, हैंड राइटिंग, हाथ की लिखाई जो है वो बेसिकली सही तरह ना लिख पाना, राइडिंग अ बाइक, बाइक चलाने में मसला होना मूवमेंट से रिलेटेड, या पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाना। तो इन तमाम एरियाज में अगर उम्र के हिसाब से बच्चा पीछे है या बच्चा उम्र के हिसाब से नहीं सीख पा रहा या उनको एग्जीक्यूट यानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, देन वी विल ड्रा अटेंशन ऑन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट डिसऑर्डर। क्राइटेरिया बी क्या है इसका जी? द मोटर स्किल्स डेफिसिट इन क्राइटेरिया ए सिग्निफिकेंटली एंड परसिस्टेंटली इंटरफेयर्स with activities of daily living appropriate to the chronological age. For example, self-care, self-maintenance, and impacts academic, school, productivity, provocational and vocational activities, leisure and play. तो ये जो उसकी डेफिसिट आ रहा है मूवमेंट में, जब मोटर स्किल्स में डेफिसिट आ रहा है, जो हमने क्राइटेरिया ए में डिस्कस किया है, तो इस ये जो है ये बच्चे की एकेडमिक्स में, उसकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, उसकी स्कूलिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, उसके खेल में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, उसकी वोकेशनल, प्री वोकेशनल यानी कोई भी जो एक्टिविटीज वो सीखता है जिंदगी गुजारने के लिए, कुछ कमाने के लिए, उनमें जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ये सारी मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ऑन क्राइटेरिया सी है क्या है जी? ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होगी, यानी कि बचपन में होगी। अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड हम कहते हैं जब शुरू में जो डेवलपमेंट हो रही होती है ब्रेन की। क्राइटेरिया डी क्या होगा? द मोटर स्किल्स डेफिसिट आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और विजुअल इम्पेयरमेंट एंड आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग मूवमेंट, फॉर एग्जांपल सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। यानी ये जो मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर है, मूवमेंट में जो डेफिसिट आ रहे हैं, ये प्योरली साइकोलॉजिकल होने चाहिए, प्योरली जो है वो मूवमेंट रिलेटेड होने चाहिए, ना कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से होने चाहिए, ना कि विजुअल इंपेयरमेंट की वजह से होने चाहिए, ना कि किसी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होने चाहिए, ना कि सेरिब्रल पाल्सी की वजह से होने चाहिए, ना कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से होने चाहिए, और ना कि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर की वजह से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन तमाम डिसऑर्डर्स में, जैसे मैंने आपको बताया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है प्रॉब्लम मूवमेंट से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो कि ब्रेन सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, सेरिब्रल पाल्सी में भी होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी होता है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में, ये सब में जो है वो मूवमेंट में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो ये था जी हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है? वही चीज है। अब इसको डायग्नोस कैसे आप करेंगे? डेवलपमेंटल और मेडिकल इसका रिकॉर्ड लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, स्कूल और वर्क प्लेस की रिपोर्ट्स लेंगे, वहां से आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो बेसिकली उसका रिकॉर्ड क्या बता रहा है। ठीक है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उसकी डेवलपमेंटल रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो, उनमें आमतौर पर जो माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले होते हैं। यंग चिल्ड्रन में बी डिलेड इन अचीविंग मोटर माइलस्टोन्स। जो बच्चे होते हैं उनमें जो मोटर माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले होते हैं, मसलन सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग वगैरह ये डिलेड होती है। ऑल्दो मैनी अचीव टिपिकल मोटर माइलस्टोन, लेकिन बहुत जो होते हैं वो टिपिकल माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं। Also may be delayed in developing skills such as the negotiating straits, pedaling, buttoning shirts, completing puzzles and using zippers। बहुत सारे जो है वो इन चीजों में भी डिले होते हैं, जिस तरह स्टेयर्स को चढ़ना, नीचे ऊपर हो जाना, पैडलिंग, बटनिंग शर्ट्स, बटन नहीं बन पा, ये भी डिले होता है। पजल्स को नहीं सही तरह से सॉल्व कर पा रहे होते, कंप्लीट पा रहे होते, अपनी उम्र के हिसाब से डिलेड होती हैं ये चीजें। जिपर्स जो है वो यूज नहीं कर पा रहे होते, जिप नहीं बंद कर पाते या खोल पाते उम्र के हिसाब से। ये मैं उम्र के हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम होगी तब जब उम्र के हिसाब से वो मूवमेंट में पीछे होगा। अब ये नहीं होगा कि एक 7 साल का बच्चा जो है वो स्टेयर्स चढ़ ही नहीं सकता, अभी वो उम्र के हिसाब से उसका वो हिस्सा ही नहीं आया। वैसे तो चढ़ जाते हैं। आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि अगर 3 साल का बच्चा है वो स्टेयर्स अभी सही तरह से नहीं चढ़ पा रहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, बिकॉज उसकी तो अभी उम्र ही नहीं हुई वो उस काम करने की। अगर उम्र हो गई है और उम्र होकर गुजर गई है, बच्चा बड़ा हो गया लेकिन उम्र के हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहा, तब हमारा ध्यान जो है वो इधर जाएगा। Diagnosed only if the impairment in motor skills significantly interfere with the performance or participation in daily activities in family, social, school, community life। कब डायग्नोस करेंगे? जब ये जो मोटर डेफिसिट्स हैं, मोटर स्किल इंपेयरमेंट है, मूवमेंट में मसला है, ये बच्चे की स्कूलिंग में, उसकी फैमिली में, उसकी सोशल लाइफ में, उसकी कम्युनिटी लाइफ में जो है वो इफेक्ट डाल रही हो, नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हो, उसको डिस्टर्ब कर रही हो। Examples of such activities
include getting dressed, eating meals and age appropriate without mess, engage in the physical games with others। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली ये फिजिकल एक्टिविटीज हैं जिनमें जो है वो बच्चा जो है वो पीछे होता है। जैसे कि क्राइटेरिया बी में जो है वो आपको बताया गया है, जिसमें रूलर्स का यूज करना, सीजर्स का यूज करना, उसके अलावा स्पेसिफिक टूल्स का यूज करना, फिजिकल गेम्स में जाना, मैस जो है वो उसमें प्रॉब्लम आना, खाने में प्रॉब्लम आना, ड्रेसिंग में प्रॉब्लम आना, ये सारी चीजें जो है ये क्राइटेरिया बी में आ जाती हैं। तो इनमें जो है वो इश्यू होता है। जब हम प्रेवलेंस की बात करते हैं तो बच्चे 5 से 11 साल तक की रेंज के जो बच्चे होते हैं इनमें जो है इसकी प्रेवलेंस ज्यादा होती है। अच्छा जी, डेवलपमेंट एंड कोर्स क्या होता है कि ऑनसेट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ठीक है, इसमें डिलेड मोटर स्किल्स होती हैं, ये पहला साइन होता है। डिलेड मोटर स्किल्स जो है वो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर का पहला साइन है। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलने वाला है जिंदगी में आगे चल के। ठीक है जी, उसके बाद डिसऑर्डर इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द चाइल्ड अटेम्प्ट टास्क सच एज होल्डिंग अ नाइफ एंड फोक, बटनिंग क्लॉथ एंड प्लेइंग बॉल गेम्स। ठीक है, हमें कब पता चलना शुरू होता है डिसऑर्डर का? पहली अलामत कौन सी होती हैं? जब वो बच्चा जो है वो नाइफ या फोक को पकड़ता है, चम्मच वगैरह पकड़ता है, या अपने जो है वो कपड़ों के बटन जो है वो बंद करने की कोशिश करता है और नाकाम रहता है, या बॉल गेम्स जो है वो प्ले करने में नाकाम रहता है। मिडिल चाइल्डहुड में क्या होगा? देयर आर डिफिकल्टीज विद मोटर एस्पेक्ट्स ऑफ असेंबलिंग पजल्स, पजल्स को असेंबल करने में मसला होगा। मिडिल एडल्टहुड की जो है, सॉरी मिडिल चाइल्डहुड की जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्डिंग मॉडल्स, मॉडल बनाने में मसला होगा, प्लेइंग बॉल, बॉल के साथ खेलने में, हैंड राइटिंग में, एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग बिलोंगिंग। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड जो होता है वो बेसिकली फिर उसमें इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो हो जाती हैं। बच्चा इस उम्र को पहुंच जाता है कि वो पजल्स को असेंबल कर सके, वो बिल्डिंग्स के मॉडल बना सके, वो बॉल के साथ खेल सके, वो हैंड राइटिंग कर सके। ये मिडिल चाइल्डहुड के जो है वो माइलस्टोन है, मिडिल चाइल्डहुड के बिहेवियर है जो बच्चे को करने चाहिए। ठीक है जी, ये जो हमने फर्स्ट यूज किए थे, जो मैंने पहले आपको बताया कि नाइफ और फोक का यूज, बटनिंग करना अपने कपड़ों को और बॉल के साथ खेलना, ये अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के ये काम है। अगर इसमें कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसका मतलब मसला हो सकता है। मिडिल चाइल्डहुड में फिर आ जाते हैं तो ये जो मैंने आपको अभी बिहेवियर बताया, जिसमें पजल्स को संभल करना, बिल्डिंग्स के मॉडल बनाना, बॉल के साथ खेलना, हैंड राइटिंग वगैरह। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज बिलोंगिंग्स, अपनी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखना, सीक्वेंसिंग वगैरह, कोऑर्डिनेशन जिसमें रिक्वायर होती है। तो इन 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 बिहेवियर्स में, इन डेवलपमेंटल बिहेवियर्स में जो है वो मसला आ सकता है। अर्ली एडल्टहुड में फिर आ जाए, अगर मसला कब होगा, जो किन चीजों में मसला होगा? डिफिकल्टी इन लर्निंग न्यू टास्क इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक मोटर टास्क स्किल्स। अर्ली एडल्टहुड में जो है वो हमें जो चीजें हम करते हैं, मसलन ड्राइविंग करते हैं, टूल्स को यूज करते हैं, ठीक है, टेकिंग नोट्स, इनएबिलिटी टू टेक नोट्स, चीजों को नोट्स लेते हैं हम, कोई स्पीच हो रही है, कोई लेक्चर हो रहा है, हम नोट्स बना रहे होते हैं, या और बहुत सारे जो मीटिंग्स में हम नोट्स टेकिंग करते हैं, तो उसमें मसला आ रहा होता है। हैंड राइटिंग, क्विकली, तेजी से लिखने में मसला आ रहा होता है। ठीक है, और आपकी जो वर्क प्लेस को जो है की परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होती है अर्ली अडल्टहुड में। तो क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो बिहेवियर अर्ली अडल्टहुड से है। अब आ जाते हैं इसकी कॉजेज क्या होती हैं, रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज हम उसको कहते हैं बेसिकली। ठीक है जी, उसमें सबसे पहले जो एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं, प्री मेच्योर्ड बर्थ, प्री मेच्योरिटी, बच्चा जब जल्दी वक्त से पहले पैदा हो जाता है तो उसमें ये मसला आ सकता है। या लो बर्थ वेट, जब बच्चा पैदा होता है उसका वेट जो होता है वो बहुत कम होता है, तब ये मसला हो जाता है। उसके साथ प्री नेटल एक्सपोजर टू अल्कोहल, अगर माँ के पेट में बच्चा है और माँ शराब का कसरत से इस्तेमाल कर रही है, तब भी बच्चे में ये जो है ये डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन मूवमेंट जो है वो बेसिकली डिसऑर्डर हो सकता है। उसके अलावा जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, या न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस में मसला हो सकता है, सेरिब्रल डिसफंक्शनिंग हो सकती है। सेरिब्रल दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। उसके अलावा जो है वो ऐसे कोई अभी तक ब्रेन से रिलेटेड कोई जो है रिसर्च नहीं हुई, वैसे इसकी ऑब्वियस कॉज जो है वो अभी तक पता नहीं चल सकी। तो ये था जी डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। अच्छा हाँ, इसकी कोमॉर्बिडिटी, कि इस डिसऑर्डर के साथ और कौन सा डिसऑर्डर बच्चे में हो सकते हैं। तो जी इस डिसऑर्डर के साथ जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है, स्पेशली रीडिंग और राइटिंग का। ठीक है जी, उसके बाद उसके अलावा जो है वो प्रॉब्लम ऑफ इन अटेंशन। जब हम एडीएचडी की बात करते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की, तो इन अटेंशन का जो है वो मसला हो सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, डिसरप्टिव एंड इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ज्वाइंट हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम हो सकता है।
अच्छा, उसके साथ जो है वो बेसिकली इस तरह के बच्चों की सेल्फ स्टीम जो है वो स्लो होती है, इनको ज्यादातर बुली किया जा रहा होता है, इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस स्लो होती है, बिकॉज बच्चे जो है वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। कुछ शरारती बच्चे जो है वो इनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं इनकी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि ये बच्चे जो है वो स्लो होते हैं। अच्छा, इस तरह के बच्चों में एक बात याद रखें कि इस तरह के बच्चों में जो वजन है वो जड़ी बड़ी बड़ी जल्दी वजन गेन करते हैं, कि बिकॉज इनकी जो मोटर मूवमेंट्स होती हैं, जो मूवमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, वो इनकी इतनी ज्यादा नहीं होती। ये सही ज्यादा जो है वो चल फिर नहीं सकते, भाग दौड़ नहीं सकते। इस वजह से जो है ये एक जगह बैठे रहते हैं आमतौर पर, तो ये जो है वो वेट गेन कर लेते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं इस तरह के बच्चे। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का डिसऑर्डर। तो आज जो है वो आगे हमने अगला जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर पे होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।